आज मैं एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं और एग्जाम्पल के बेस्ड कि किस तरह से हमें इन्हें करना चाहिए, है ना। जैसे एग्जाम्पल 7 16 होगी ना, 15 या यस सर। हाँ, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन फॉर द लाइन पासिंग थ्रू -1 0 2 एंड बेटा आवाज नहीं 3 4 6। ये दो पॉइंट हैं जिनसे पास होकर के जो लाइन जा रही है हमें उसका वेक्टर इक्वेशन पता करना है, ठीक है। अब वेक्टर इक्वेशन पता करने के ध्यान करो, यहां 2 पॉइंट फॉर्म हो गया। यस सर। ठीक हो गया। यस सर। किसको पता है 2 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला वेक्टर इक्वेशन का? बोलो बेटा। आई वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इन ब्रैकेट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बी माइनस ए। बिल्कुल ठीक है, यस सर। है ना। अब आपको मान लो एग्जाम में करना है, ये तो मैंने एक्स्ट्रा बताया, ये तो आपने लिख ही दिया, लेकिन एग्जाम में करना हो तो क्या करना होता है? गिवन। मैं एग्जाम के हिसाब से बता देता हूं पहले, क्योंकि अब आपको ओरली नहीं पूछा जाएगा, अब कोई मल्टीपल चॉइस नहीं है, अब आपको रिटन है। गिवन वेक्टर ए इक्वल टू, यहां आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो माइनस आई कैप प्लस 2k कैप। मैंने जीरो छोड़ दिया है क्योंकि जे कैप है ही नहीं, जीरो है ना, तो जे कैप लिखो ही मत। और इसके बाद बी वेक्टर आपने लिखा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। इसके बाद आपको निकालना चाहिए पहले b माइनस ए। ध्यान करना। यस सर। तो 3 माइनस प्लस 1 4i कैप 4 माइनस 2। सर ये कैसे ठीक ठीक, जे नहीं है। एक साथ इतनी जोर से बोलेगा तो पूरी ऊपर जे नहीं है, है ना। तो 4j प्लस 1k हो गया प्लस 4k। यस सर। ये आप बड़े आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ये फॉर्मूला लिखना, वी नो दैट। इसके लिए आ जाएगा वी नो दैट। इक्वल के नीचे इक्वल लगाओ और ए वेक्टर ध्यान करना वो है ए वेक्टर, है ना, माइनस आई कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्बडा में नीचे वाला 4i कैप 4i कैप। आंसर खत्म। यस सर। हाँ? कुछ नहीं करना, यही एंड। सौरभ क्लियर? वेक्टर इक्वेशन मान लो पूछ लिया वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन। क्या पूछ लिया? ये तो वेक्टर हो गया, कार्टेशियन निकालना है तो वही वी नो दैट कार्टेशियन इक्वेशन इज, क्या होती है कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्मूला बताओ? x माइनस x1 अपॉन a। अच्छा 2 पॉइंट फॉर्मूला है तो हम सीधा ये भी कर सकते हैं, 2 पॉइंट फॉर्मूला है ना। यस सर। बाकी अगर हम जनरल बात करें, अब ध्यान करना यहां इन शब्दों पर ध्यान देना, अगर आप इसमें नीचे a भी लिख देते हो तो भी गलत नहीं होगा। क्यों गलत नहीं होगा? क्योंकि यहां जो हम डायरेक्शन रेशियो लिखने वाले हैं वो b माइनस a का लिखने वाले हैं, ठीक है ना। अगर आप ये नहीं करते हो तो इन्हीं दो से डायरेक्ट कार्टेशियन इक्वेशन निकालना चाहते हो तब इसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है। और उस पोजीशन में x माइनस x1 तो x माइनस -1 यानी x प्लस 1 हो जाएगा अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन में x2 3 है और x1 -1 है तो 3 प्लस 1 आ जाएगा। लेकिन जब आप इसको नहीं लगा रहे हो तो आप चाहें तो ऐसा लिखें, चाहें तो डायरेक्ट a b c भी लिख सकते हैं।
बाकी वैसे फॉर्मूला जो होता है वो y2 माइनस y1 z माइनस, फिर से कह रहा हूं मैं, गड़बड़ नहीं करना। जरूरी नहीं है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 या z2 माइनस z1 लिखें, चाहे 2.2 फॉर्म क्यों ना हो। आप और आसान करने के लिए आप चाहो तो यहां पर कैपिटल में ABC भी लिख सकते हो। ठीक हो गया? अब जब आप कार्टेशियन इक्वेशन लिखोगे x प्लस 1 अपॉन, अब यहां इसे यूज नहीं करना, यहां से इक्वल टू y, केवल y अपॉन 4 इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन। कैलकुलेशन नहीं कर जाना, कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, इसका भी आंसर यही एंड होगा। नोट कर लो, कुछ पूछना है तो बोलो जल्दी। कुछ बोलना है इसमें? नो सर। नहीं। अब आते हैं इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये आप स्ट्रेट लाइन से ही पढ़ रहे हो। कोई भी दो लाइन है, इनके बीच का एंगल थीटा, किन्हीं भी दो लाइनों के बीच का एंगल थीटा। तो एंगल निकालने का एक प्रकार से जो तरीका, अगर हमने अभी तक जो वेक्टर में पढ़ा है, एक प्रकार से ये इसकी डायरेक्शन हो गई, ये दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन हो गई, लाइन की डायरेक्शन हो गई। जब दोनों की डायरेक्शन मालूम है, यानी दो वेक्टर मालूम है, और दोनों वेक्टरों का जो डॉट प्रोडक्ट है, हमेशा जो एंगल निकालते हैं वो किससे निकालते हैं? डॉट प्रोडक्ट। तो अगर हम इसके डॉट प्रोडक्ट से निकालेंगे, तो आपको पता है cos थीटा क्या होता है? दो वेक्टर है ना, पहले वेक्टर का मॉडुलस मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसे ही है ना? नहीं है जी, ये तो डिवाइड जाता है। यस सर कर रहे हो? मैग्नीट्यूड तो डिवाइड में जाता है, दोनों के वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट। ध्यान करो। यस सर तो इतनी जोर से बोलते हैं जैसे बस सबसे ज्यादा होशियार बच्चे हैं। ये देखो ऐसे होता है ना? तो मैग्नीट्यूड कैसे आ गया ऊपर? आपने तो कहा था सर, इसलिए मैं कर देता हूं। बोले सर हम तो आपको यस सर ही तो कह रहे थे, हम आपकी बात को कैसे मना कर सकते हैं? हाँ ठीक है। तो cos थीटा इक्वल टू a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड। अब यहां दो वेक्टर कौन से थे? ये मान लो ये दो वेक्टर है। यस सर। इन दो वेक्टरों का, अब ध्यान करो, हमें ना वेक्टर मान के चल रहे हैं, पॉइंट मान यानी पोजीशन वेक्टर है ना। इन दो वेक्टरों के बीच का एंगल निकालना हो। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई होता है, जे डॉट जे होगा, के डॉट के होगा। जरा सा तो आपको ध्यान आ जाएगा कि आई डॉट आई के लिए, इसके लिए आई डॉट आई का मतलब है x1 x2 x1 क्या लिखूं? a1 b1 कर दो। a1 b1 नहीं बेटा, हमने क्या मान लिया है? पहले वाला a1, अच्छा ऐसा कर दूं है ना, a1 b1 c1 यूं, दूसरे को मान लेते हैं a2। ठीक है, तो ये हो गया a1 a2। क्यों? क्योंकि i डॉट i1 होता है, यस सर, प्लस b1 b2 प्लस अपॉन मैग्नीट्यूड दोनों का, यस a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर का, है ना।
और उधर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। आराम से निकाल सकते हैं एंगल। Yes, sir. जैसा पहले पढ़ रहे थे, जो वेक्टरों का एंगल निकालना था वो यहाँ निकालना था। अब यहां से कुछ चीजें वही जो वेक्टर में पढ़ी थी। अगर ये दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, ध्यान करना, वेक्टर में हमने वेक्टर शब्द लिया था, अब शब्द नाम ले रहे हैं लाइन। अंतर कुछ नहीं है, लाइन कहें या वेक्टर कहें। क्यों? क्योंकि लाइन जो है वो भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है। तो यहां अगर मैं कहूं कि दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर, कैसे पता लग सकता है? तो बहुत ही आसान, एंगल कितना होगा परपेंडिकुलर में? 90। और अगर 90 डिग्री हुआ तो cos 90 यानी जीरो। तो जो डिनोमिनेटर है वो जीरो, अर्थात इफ, ये इस तरह का क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए ध्यान में करना। कंडीशन हो गई है, इफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, देन लाइन्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है। और अगर ये पैरेलल हो तो वो आपने बचपन में पढ़ा ही था, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। रेशो अगर इक्वल हो जाए, ये वेक्टर में भी देखा था आपने कि अगर रेशो इक्वल है तो वह लाइन पैरेलल होगी, अर्थात एंगल बिटवीन टू लाइंस जीरो। सर पैरेलल के लिए तो c1 by c2 नॉट इक्वल है। पैरेलल वो तो कोलिनियर था ना, पैरेलल तो नॉट इक्वल था। पैरेलल में नॉट इक्वल किस में था? ये लाइन में। वो किस में पैरेलल था? लाइन में, है ना, 2D। किस में था? वहां जो c1 c2 था वो एक्सिस का नहीं था, कांस्टेंट था। वो किसी एक्सिस का नहीं था। अगर वो एक्सिस का होता तो हम उसे भी पैरेलल ले लेते। ध्यान में आ गया ना? Yes, sir. वहां 2D में x और y एक्सिस का था, यहाँ x y z एक्सिस है। ये c1 c2 जो है ना वो एक्सिस के कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है। d1 इक्वल टू d1 अपॉन d2 नहीं कहेंगे। अगर हम आगे पढ़ने वाले हैं जो जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन की, वहां पर जब पढ़ेंगे तो फिर नॉट इक्वल टू d1 अपॉन d2 करेंगे, तब पैरेलल हो गई। पर चलो उसे तो बाद में देखेंगे। फिलहाल जो हमें x, ये तीन एक्सिस के जो डायरेक्शन रेशो दे रखे हैं, उन डायरेक्शन रेशो का रेशो यदि इक्वल है a1 अपॉन a2, है ना, तब तो वो एंगल बिटवीन द लाइंस कितना हो गया? जीरो। और यदि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 है और इक्वल टू में जीरो है तो वो कंडीशन हुई परपेंडिकुलर। ध्यान रहेगा। यस सर। लिख लो। इसको लिखने के लिए हम वेक्टर फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। जैसे एक लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है? a प्लस लैम्डा b मान लो, और अच्छा a1 b1 मान लो। दूसरा r इक्वल टू बोलो a2 प्लस लैम्डा नहीं ले सकते ना, सेम नहीं ले सकते। कांस्टेंट है तो ऐसा थोड़ी है कि दोनों में सेम कांस्टेंट रहेगा। लैम्डा 2 ले सकते हो। ये हो गया दो इक्वेशन, एक होगी r इक्वल टू ये और दूसरी होगी मान लो r इक्वल टू ये, वीडियो के ऊपर बैठा है ना। अब इसमें अगर हमें एंगल देखना होगा तो एंगल किसके बीच में देखते हैं? वेक्टर डायरेक्शंस के बीच में। ये तो फिक्स पॉइंट है। तो डायरेक्शन के बीच में देखने के लिए हम ये भी शॉर्ट में कर सकते हैं, b1 वेक्टर अपॉन b1 का मॉडुलस। यही जब खोलते हैं तब वो इस तरह से आ जाता है। ठीक है जी। यस सर। इसके बाद जो आपका अगला है वो है बहुत ही मजेदार चीज, और वो है स्क्यू लाइंस। अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ाई की है, पैरेलल लाइन पढ़ी है, आप लोगों ने पैरेलल लाइन पढ़ी है और इंटरसेक्टिंग लाइन पढ़ी है, यही दो लाइन पढ़ी है। यस सर। अब ये तीसरे प्रकार की लाइन और देखोगे 3D में,
और वो होती है स्क्यू लाइन। हालांकि देखी तो आपने बचपन से बहुत है, पर ये नहीं पता था कि उसका नाम स्क्यू लाइन है। कैसे तो बता सकता है स्क्यू लाइन? सर ना वो पैरेलल हो ना इंटरसेक्टिंग। जैसे ऐसी कौन सी लाइन है जो पैरेलल भी नहीं होगी और इंटरसेक्टिंग भी नहीं दोनों होगी? ही होगी तभी तो हाँ? सर दोनों ही होगा तभी बताओ ना। ऐसी कोई लाइन, जैसे मैं तो जानता हूं कि अगर तू यहां है और एक कहीं और है, ये पैरेलल है कि नहीं? हाँ है। कैसे कह सकते हो? नहीं कैसे कह सकता है? नहीं बढ़ाने सर इनफिनिटी को जाकर बढ़ाने पर कहीं ना कहीं तुम कैसे कह सकते हो कि ये पैरेलल है? क्या कंडीशन है लाइनों की कि ये लाइन पैरेलल होती हैं? सर दोनों लाइनों के बीच में वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होता Yes, है। sir. ध्यान कर लेना, एक ही डेफिनेशन है पैरेलल की, बाकी सब प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो फिर यहां से डिस्टेंस अगर देखेंगे तब तो ज्यादा हो गई। सर परपेंडिकुलर ध्यान में आ गया ना? और हम लाइन की बात कर रहे हैं कि लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं? लाइन सेगमेंट की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे थे? तो लाइन का मतलब है चाहे ये इतनी सी बनी हो और ये भले और इतनी सी बनी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हमें एक्सटेंड करना होगा। और इधर अगर परपेंडिकुलर देखें कहीं से भी, अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम हो तो इसका मतलब वो लाइन। पैरेलल। और अगर, इसलिए कहा मैंने वैसे देख के अंदाजा नहीं लगता, और अगर थोड़ा सा भी कर्व हुआ तो वो यहां नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं मिलेगी जाकर और इंटरसेक्टिंग। पर ये स्क्यू लाइन क्या हो? सिर्फ सौरभ बस, और कोई नहीं। इसका मतलब सौरभ चैप्टर पढ़ चुका है बस, है ना? ठीक है, बोलो सौरभ। सर दो लाइन लेते हैं ना, एक ऐसे में और एक ऐसे में, मतलब ऐसे में, ये ऐसे एक ये ले ली और एक ये ले ली। नहीं सर, स्पेस में देखो ना, एक ऐसे में ऐसे में जा रही है, एक ऐसे में जा रही है। हाँ, तो ऐसे ऐसे ना कहकर हम उसको कहते हैं अगर लाइन, आप ऐसे ऐसे भी क्यों लेते हो? आप ऐसे ले लो, ऐसे 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 की जगह ऐसे ले लो। एक लाइन इस दीवार पर बना दें और एक लाइन इस दीवार पर, सर बहुत इंपॉर्टेंट इस दीवार पर। ध्यान आ गया? अब इस दीवार वाली लाइन अपनी तरफ जा रही है, इस दीवार वाली अपने डायरेक्शन में जा रही है। जो प्लेन चलते हैं, अब देखो आपने प्लेन देखे हुए, अगर वो टकरा नहीं रहे हैं, भाई इंटरसेक्टिंग लाइन तो टकराएगी, और एक प्लेन ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, फिर भी नहीं टकरा रहे। क्यों नहीं टकरा रहे? क्योंकि पहले वाले प्लेन का जो स्पेस है, जिस स्पेस में वो जिस प्लेन में जा रहा है एरोप्लेन फ्लाइट, वो दूसरा प्लेन है, उसका जो क्षेत्र है ना पूरा 3D वाला, वो अलग है। और जो एक और प्लेन है, फ्लाइट है, उसका प्लेन शब्द से बड़ा कंफ्यूज हो रहा है। यहाँ प्लेन में वो फ्लाइट भी हो गई और प्लेन यानी 3D भी हो गया। तो हम जो 3D स्पेस की बात करते हैं, जिसमें x, y और z एक्सिस है ना, तो जब 2D प्लेन की बात हम करेंगे तो एक xy प्लेन पर है, एक yz पर है। तो अगर कोई लाइन दो डिफरेंट प्लेन में हो तो ना तो वो इंटरसेक्टिंग हो सकती है और ना ही पैरेलल भी नहीं कह सकते। उस लाइन को इस लाइन से कोई रिलेशन भी नहीं है। समझ में आ गया ना? Yes, sir. पक्का समझ में आ गया? मान लो फर्श पर है कुछ, एक कोई यहां पर है, इस लाइन का इससे कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना? किस मामले में? पैरेलल और इंटरसेक्टिंग मामले। इसलिए अगर कोई लाइन दो डिफरेंट प्लेन में है, दो डिफरेंट प्लेन में हो तो वो लाइन कैसी कहलाती है? Skew line. स्क्यू लाइन। ध्यान में आ गया सबको? पक्का? अब इसमें एक और चीज जो बड़ी अच्छी है, और वो है कि आपको मान लो निकालना हो डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, तो क्या करें? अब यहां पर थोड़ा सा जो समझने की जरूरत है, अगर हमें सेम प्लेन में है और हमें डिस्टेंस निकालनी हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर,
यहां तो निकालेंगे हम पर्टिकुलर पॉइंट पर, क्योंकि अगर अब ये पैरेलल तो नहीं दिख रही, अगर हमसे कहें दो लाइनों के बीच की डिस्टेंस निकालो तो क्या बात, कैसे पता करोगे? परपेंडिकुलर पता करोगे। प्रश्न क्या है? डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस क्या होगी? 0। ये लाइन इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल है? अब ये कह, ये मत कहना कि पता नहीं लग रहा, इन दोनों को देख करके ही बता सकते हो कि ये कम से कम पैरेलल तो नहीं है, देख के ही पता लग रहा है। सर अगर एक ही प्लेन में है तो इंटरसेक्टिंग है। एक ही प्लेन की बात कर रहा सर हूँ, इंटरसेक्टिंग है। कंपलसरी है इंटरसेक्टिंग है, और इंटरसेक्टिंग है तो इनके बीच की डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 ही होगी। केवल पैरेलल लाइन की डिस्टेंस आप कह सकते हो कि पता कर सकते हो, लेकिन अगर कोई इंटरसेक्टिंग लाइन है तब आपको एक पॉइंट दे रखा होगा कि इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस निकालनी है, तब एक अलग चीज होगी। मेरी बात ध्यान से समझना, क्योंकि इससे स्क्यू लाइन समझ में आ जाएगी। एक ही प्लेन में अगर ये लाइन दे रखी है इंटरसेक्टिंग और हमें पॉइंट नहीं पता, हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछिए, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो कितनी हो जाएगी? 0। लेकिन अगर हमें पॉइंट दे रखा है कि इस पॉइंट से दूसरी लाइन की डिस्टेंस पता करो, तो कैसे पता करते हैं? परपेंडिकुलर, उस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए। ध्यान में आ गया? सर पक्का समझ में आया? सर ये तो किसी के भी परपेंडिकुलर नहीं है। कौन सी? सर ये जो आपने लाइन मेरे को सर ने बताया। नहीं, तुम्हें खींचनी है। किससे? सुनो, तुम्हें कैसे करना है इसे और समझ लो, बहुत अच्छा प्रश्न है। डायग्राम पर मत जाओ, तुम्हें यहां से, और मान लो इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो ध्यान करो 7वीं 8वीं या 9वीं क्लास का यहां कंपास रख करके ये करते थे, यस सर। ऐसे ही करते थे, निकालते थे। यस सर। बाइसेक्टर मानो। नहीं, बाइसेक्टर नहीं, बाइसेक्टर नहीं है, बाइसेक्टर अलग चीज है। बाइसेक्टर में तो ऐसे करने पर दो पॉइंटों से हमें ऊपर और नीचे दोनों साइड इक्वल लेकर के, यस सर। बाइसेक्ट के लिए तो दो एंड पॉइंट चाहिए। बेटा मान लो ये कोई लाइन है, मुझे इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से एक आर्क लगाया। अब इधर तो नहीं जा रहा है ना, मैंने जानबूझ के यहां रखा है, थोड़ा सा बढ़ा दिया, इन दो पॉइंटों से किया, तो ये मेरा जो परपेंडिकुलर है वो ए बी लाइन सेगमेंट पर सी से परपेंडिकुलर हो गया। लेकिन बाइसेक्ट में ए और बी दो एंड पॉइंटों से जब हम ये करते थे, यस सर। तब बाइसेक्ट होता है। बाइसेक्ट करना और किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना दो अलग अलग चीज। तो हमें अगर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो हमने क्या किया है, ऐसी लाइन ड्रॉ की, तिरछी जाएगी ऑब्वियसली, जो परपेंडिकुलर। तो जब भी किसी पॉइंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी हो, तो उसका तरीका क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान में आ गया? यस सर। अब आ जाते हैं वेक्टर पर। प्रश्न कहां है? अब आ जाते हैं वेक्टर, और वो भी स्क्यू लाइन वाला। देखो कितनी बड़ी बात है कि अगर दो स्क्यू लाइन हैं तो हमें उनकी मेन ऐसी कोई परपेंडिकुलर पता करना, ध्यान करना, ऐसा कुछ पता करना जिससे कि हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता लग जाए। और दो लाइनें अगर अलग अलग हैं तो दोनों का एक एक फिक्स पॉइंट जरूर होगा। क्यों? क्योंकि आप पढ़ चुके हो R इक्वल टू A1 प्लस लैम्बडा B1। म्यू सर, म्यू। आपको पता है A1 और A2 क्या है? फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट। A1 और A2 क्या है? फिक्स पॉइंट। आपको इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करना। तो आपने दो अलग अलग हैं वेक्टरों में परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने का तरीका खूब पढ़ा था। वेक्टर बोलो क्या पढ़ा था? दो वेक्टर हैं, सौरभ को होल्ड करो। यहां पहले वाले की डायरेक्शन V1, दूसरे वाले की डायरेक्शन V2, यही है ना? यस सर।
अब हमें इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है, क्योंकि परपेंडिकुलर होगा तभी तो हमें डिस्टेंस पता चलेगी इनकी। Yes, sir. तो परपेंडिकुलर कैसे पता कर सकते हैं? क्रॉस बटन क्रॉस। सर दोनों के परपेंडिकुलर। अब ध्यान करो, यस सर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है? सर क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर। दोनों वेक्टरों का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, इसमें तो ठीक से नहीं दे रखा है, पर दोनों वेक्टरों का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं तो बहुत आसानी से हम उसका नॉर्मल वेक्टर पता कर सकते हैं। Yes, sir. लेकिन केवल नॉर्मल वेक्टर से तो काम नहीं चलता, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर पता लग गया तो हमें उसका यूनिट वेक्टर भी चाहिए। यस सर तो यूनिट वेक्टर कैसे पता होगा? सर आप ध्यान करो, तो हमने क्या किया, B1 क्रॉस B2, इससे तो वेक्टर पता लग गया, और इसके बाद B1 क्रॉस B2 से जो भी आया उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे, तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर होगा या नहीं होगा? यस सर। ठीक है ना? अब हमें क्या करना चाहिए इसमें, क्योंकि यहां इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, अब क्यों गड़बड़ है बुक में ये मुझे नहीं पता। दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस देखते हैं ना, यस सर। यूनिट वेक्टर तो मालूम हो गया, इसको डॉट प्रोडक्ट करना, A2 माइनस A1, दो पॉइंटों के जो फिक्स पॉइंट थे उनकी डिस्टेंस से डॉट प्रोडक्ट कर दो। तो अब देखो डॉट प्रोडक्ट करने पर ये भी वेक्टर आएगा, और B1 क्रॉस B2 भी वेक्टर है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी, मैग्नीट्यूड में स्केलर आ जाएगा। तो ये हो गया, लिख लो, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। ऐसे ही समझना, बुक में क्या दे रखा है, ये गलत दे रखा है, A1 A2 क्रॉस A1 दे रखा है, पता नहीं क्यों दे रखा है, ये बुक गड़बड़ है बेटा, जिसकी भी है। ऊपर फिजिक्स लैब में भेज देना इसके बाद। A2 क्रॉस A1 क्यों दे रखा है मुझे नहीं पता, पुरानी बुक में और देखो, इसमें तो गलत दे रखा है, नहीं यहाँ तो सही है। ये देख, ऐसी बुक दे देते हो मुझे गलत, तो अगर बुकें देख करके पढ़ाने लगे ना तब तो हम भी गलत कर जाए। बुक में मिसप्रिंट है ना? हाँ, बुक में ये A2 क्रॉस A1 है, सही कर लेना, जिसकी में सही है वो ठीक है ना, जिसके में गलत है वो ठीक कर लेना। क्यों है सुनो, बुक पर आप अपने ऊपर विश्वास रखो ना। जब हमें परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है तो B1 क्रॉस, क्योंकि डायरेक्शन से तो परपेंडिकुलर रहेगा, उसका हमने मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो यूनिट, नॉर्मल यूनिट वेक्टर आ गया। यस सर। डॉट प्रोडक्ट उसके डिस्टेंस से कर दिया। डिस्टेंस कैसे पता लगेगा? एक फिक्स पॉइंट से दूसरे फिक्स पॉइंट का। यस सर। तो A2 माइनस A1 से जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो हमें आसानी से पता लग जाएगा। ठीक है कि नहीं? यस सर। कुछ कहना है इसमें? बोलो, आराम से हो जाएगा ना? यस सर। अब इसी को दिखने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, लेकिन जब आप करने लगोगे तो बहुत आसानी से इसको हल कर लोगे। एक बार मैं जरा सा तरीका बता देता हूं, थोड़ा सा बताऊं क्या? ये बता दो सर। चल कर ले। क्रॉस प्रोडक्ट का तो पता है ना तुम्हें, डिटर्मिनेंट, एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के साथ बता दूंगा। डिटर्मिनेंट, क्रॉस प्रोडक्ट का तो डिटर्मिनेंट मेथड मैंने बताया था। यस सर। हीरो को बताया कि वो कह रहा जी मैं तो वैसे ही करूंगा, कि याद नहीं हो भले घर पर करूंगा। अब अगले साल करेगा या कब करेगा या सर ये लेजेंड है। लेकिन अभी घर पर तो नहीं पढ़ा ना। बाहर बड़ा वाला मॉडल सर उसे लैंग्वेज के लगाया सर, बाहर तो दोनों मॉडल्स लगाए लैंग्वेज के लगाए। हाँ बेटा सुनो, यहाँ क्यों, ये क्यों लगाए मैंने? सर डिस्टेंस डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये केवल इसलिए, वैसे नहीं। ठीक है जी? सर। अब अगर आपसे ये कह दिया जाए कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, तो क्या स्क्यू लाइन में पैरेलल लाइन हो सकती है क्या? नो सर। तो ध्यान रखना, अगर आपसे कह दिया है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, तो वो लाइन कभी भी स्क्यू लाइन नहीं होगी। एक बार को कोई बच्चा मुझे स्क्यू लाइंस का पैरेलल लाइंस की जनरल इक्वेशन बोल सकता है क्या? दो की सर आर R इक्वल टू लैम्डा बी
ठीक है, दूसरी या फिर वन ही मत लगाओ, क्यों? पैरेलल है, ये तो सेम है, कोफिशिएंट्स अलग हो सकते हैं। ध्यान आ गया ना? यस सर। अब जरा इसमें आप अपने लॉजिक लगाना, क्योंकि इसमें तो डायरेक्शन एक ही है, दोनों की डायरेक्शन सेम है ना? अब इसमें हमें क्या करना चाहिए? पैरेलल है ना दोनों, तो जो डायरेक्शन है उसका ही हम यूनिट वेक्टर निकालें। जो डायरेक्शन है हम उसका यूनिट वेक्टर निकालें। किसका? डायरेक्शन का। और अब यहां जो थोड़ा सा अंतर है वो इसमें पता नहीं तुम्हारे में दे रखा है कि नहीं दे रखा, पर आपको क्या करना है जरा ध्यान से समझना। ये दो पैरेलल लाइन है, A1 A2 दे रखा है, इसका एक वेक्टर तो ये हो गया, एक वेक्टर डायरेक्शन में ये हो गया, क्योंकि एक ही डायरेक्शन से आप क्रॉस तो कर नहीं सकते, बी क्रॉस बी थोड़ी करोगे, उसी को उसी से परपेंडिकुलर थोड़ी निकालोगे। तो ऐसे में क्या करना, A2 माइनस A1 के साथ B क्रॉस हो जाएगा, बस इतना सा देखना। B क्रॉस, ध्यान करना वहां डॉट है, क्यों है डॉट? क्योंकि यहां पर दोनों का नॉर्मल वेक्टर तो आ चुका है, लेकिन यहां नॉर्मल नहीं आया है, तो ये जो B वेक्टर है वो क्रॉस हो जाता है A2 माइनस अपॉन में, चूंकि ये डायरेक्शन तो सेम है, इसके डायरेक्शन से यूनिट निकालेंगे। ठीक हो गया? पक्का? तो इस तरह से आप एंगल बिटवीन टू पैरेलल या स्क्यू लाइंस इसे कर सकते हो। और इसी के साथ आपकी जो लाइन वाला टॉपिक है, लाइन इन स्पेस वाला, ये कंप्लीट हो जाए। आप लोग एग्जाम्पल करना, अभी एक्सरसाइज पर मत जाना, है ना? आज पहले एग्जाम्पल करना, समझने की कोशिश करना, कहीं भी कुछ डाउट लगे तो नोट करना।